हेलो वन। यूपी स्टैटिक जीके में आज का हमारा अपना टॉपिक है इंडियन पॉलिटी को लेकर के, जिसमें यूपी स्पेशल की पॉलिटी को हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके के घटनाक्रम है, क्या आपको विधानसभा, विधान परिषद, शासन प्रणाली के बारे में, संविधान के अनुसार यहाँ पे क्या क्या प्रावधान हैं, राज्यपालों के बारे में, साथ ही साथ यहाँ पे मंत्री, मुख्यमंत्रियों के बारे में, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, सभी चीज़ों को लेकर, साथ इसमें नगर पालिका, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत की स्थितियां, सभी घटनाक्रमों को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की पॉलिटी का एक संपूर्ण यहाँ पे अध्ययन हम करेंगे। तो एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यूपी के एग्जाम में, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, या आपका लेखपाल का हो, या फिर आपके यूपी ट्रिपल एससी के अदर कोई यहाँ पे एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है विशेष आज के अपने इस टॉपिक में इंडियन पॉलिटी के घटनाक्रमों के अंतर्गत। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रशासन व्यवस्था देखा जाए तो कैसी है। यहाँ पे एक संघात्मक शासन प्रणाली है। उत्तर प्रदेश भारतीय गणराज्य का एक प्रमुख राज्य है। यह केंद्र और राज्य के संविधान के अंतर्गत शासित होता है। राज्यों की जो शासन व्यवस्था है संविधान में यहाँ पे वर्णित की गई है, और राज्यों की शासन व्यवस्था संविधान के अध्याय 6 के अनुच्छेद 152 से 237 के प्रावधान अनुसार यहाँ पे शासित होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्यों के राज्य कार्यपालिका की जो यहाँ पे शासन व्यवस्था है, या विधानसभा, विधायिका और इन सारी चीज़ों को लेकर, वो 152 से 237 तक वर्णित है। उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली का देखा जाए तो ये संसदात्मक शासन प्रणाली की तरह यहाँ पे काम करती है, और इस संसदीय प्रणाली में उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख यहाँ पे अंग हैं। कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और सचिवालय विभाग आते हैं। विधानमंडल, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यहाँ पे आती हैं। और न्यायपालिका, जिसमें उच्च और यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। तो इन्हीं के बारे में एक एक करके थोड़ा समझते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कार्यपालिका यानी राज्यपाल के बारे में यहाँ पे पढ़ने के समझने का प्रयास करते हैं। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य सरकार शब्द का बोध कराता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति का कार्य करता है, और राज्य का साथ ही प्रथम नागरिक भी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता यानी मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यहाँ पे राज्यपाल के परामर्श से करता है। इसके अलावा प्रत्येक जनपद पर जिला सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। राज्य के महाधिवक्ता, लोकायुक्त पद के लिए नियुक्तियां जो है वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। साथ ही जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त व्यक्तिगत न्यायिक सेवा में नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उस प्रदेश के उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा जो प्रमुख कार्य हैं, किस तरीके से वह अपनी शासन प्रक्रिया शक्तियों का प्रयोग करता है, क्या क्या उसके पास कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार हैं, उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा। इसी तरीके से व्यवस्थापिका के बारे में यदि यहाँ पर पढ़ें तो उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका कैसी है, द्विसदनीय है। इसमें राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल किसी मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए परिपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता नामक यहाँ पे 2 शपथ दिलाता है। बात करते हैं कि प्रदेश के में राज्यपाल की स्थितियाँ कौन सी रही भारत में अब तक। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल स्वतंत्रता के पूर्व से अब तक कौन कौन यहाँ पर रहे हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। 1921 से वर्तमान समय उत्तर प्रदेश के पहले यहाँ पर जो प्रदेश के जो उस समय संयुक्त प्रांत था आपका, तो सर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर थे। 3 जनवरी 1921 से लेकर के 21 दिसंबर 1922 तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। सर विलियम मैरिस जो कि दूसरे यहाँ पर बने 21 दिसंबर 1922 से 14 जून 1928 को। तीसरे सर अलेक्जेंडर मोडीमैन बने जो 15 जनवरी 1928 से 17 जून 1928 तक रहे। और सर विलियम मैल्कम हैले जो 10 अगस्त 1928 से 5 दिसंबर 1934 तक रहे। इसके बाद सर हैरी ग्राहम हैग 6 दिसंबर 1934 से 6 दिसंबर 1939। सर मॉरिस गार्नियर हैलेट जो 7 दिसंबर 1939 से 6 दिसंबर 1945 तक रहे। सर फ्रांसिस वार्नर विलिये 7 दिसंबर 1945 से 14 अगस्त 1947 तक।
श्रीमती सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। विष्णु भूषण मालिक कार्यवाहक रहे, जो 3 मार्च से 1949 से 1 मई 1949 तक रहे। और HP मोदी, जो 2 मई 1949 से 25 जनवरी 1950 तक रहे। तो देखा जाए तो एक चीज़ तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, श्रीमती जो सरोजिनी नायडू हैं, ये स्वतंत्र भारत के बाद उत्तर प्रदेश की यहाँ पर पहली महिला राज्यपाल बनी। ठीक है, सरोजिनी नायडू कौन थी? स्वतंत्र भारत के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए HP मोदी हैं, जो कि 26 जनवरी आपको 1950 से 1 जून 1952 तक यहाँ पर रहे, जो कि यूपी का यहाँ पर आपको कह सकते हैं गणतंत्र दिवस के बाद या उत्तर प्रदेश का यहाँ भारत का गणतंत्र होने के बाद अगर पूछा जाए तो पहले जो आपके राज्यपाल थे वो HP मोदी रहे। वहीं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी तो जून 1952 से 9 जून 1957 तक राज्यपाल रहे। वाराह वेंकट गिरी 10 जून 1957 से 30 जून 1960। वीर रामकृष्ण राव 1 जुलाई 1960 से 15 अप्रैल 1962। विश्वनाथ दास 16 अप्रैल 1962 से 30 अप्रैल 1967। डॉक्टर B गोपाल रेड्डी 1 मई 1967 से 30 जून 1972। शशिकांत वर्मा यहाँ पे कार्यवाहक रहे 1 जुलाई 1972 से 13 नवंबर 1972 तक। उसके बाद अकबर अली खान 13 नवंबर 1972 से 24 अक्टूबर 1974 तक रहे। इसके बाद डॉक्टर मरी चन्ना रेड्डी 25 अक्टूबर 1974 से 1 अक्टूबर 1977। गणपत राव T तपासे 2 अक्टूबर 1977 से 27 फरवरी 1980। चंद्रशेखर प्रताप नारायण 28 फरवरी 1980 से 21 मार्च 1985। मोहम्मद उस्मान आरिफ कार्यवाहक रहे 31 मार्च से 1985 से लेकर 11 फरवरी 1993 तक। इसके ये आपको 1985 में 1993 में यहाँ पे कार्यवाहक रहे। इसके अलावा देखा जाए तो आपको B सत्यनारायण रेड्डी रहे 1990 से लेकर 1993 तक। मोतीलाल वोरा देखा जाए तो यहाँ 25 मई 1993 से 3 मई 1996 तक रहे। मोहम्मद शफी कुरैशी 1996 से 1996 तक यहाँ पर देखा जाए तो ये आपको कार्यवाहक रहे। उसके बाद रोमेश भंडारी को देखें तो 19 जुलाई 1996 से 17 मार्च 1998 तक रहे। मोहम्मद शफी कुरैशी एक बार फिर से यहाँ पे कार्यवाहक रहे 17 मार्च 98 तक, 1998 से 19 अप्रैल 1998 तक। सूरज भान फिर बनाए गए आपके 20 अप्रैल 1998 से 23 नवंबर 2000 तक। विष्णुकांत शास्त्री देखे 24 नवंबर 2000 से 30 जुलाई 2004 तक। सदर्शन अग्रवाल कार्यवाहक रहे जो 3 जुलाई 2004 से 3 जुलाई 2004 तक ही रहे, 8 जुलाई तक होगा, ठीक है, 8 जुलाई 2004 तक। टीवी राजशेखर 8 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009। BL जोशी 28 जुलाई 2009 से 23 जून 2014। अजीज कुरैशी देखिए कार्यवाहक रहे कुछ समय तक 23 जून 2014 से 22 जुलाई 2014 तक। इसके बाद राम नाईक बने जो 22 जुलाई 2014 से 29 जुलाई 2019 तक, और आनंदीबेन पटेल अब वर्तमान समय में आपकी 29 जुलाई 2019 से वर्तमान समय तक आपकी राज्यपाल है। फैक्ट के रूप में जैसा हमने कहा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल और प्रथम महिला राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुई। राज्यपालों को लेकर थोड़ा सा और समझ लीजिए। मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। सदन 2 विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। मंत्री बनने के लिए उन्हें दोनों परिषदों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। तो मंत्रिपरिषद और मंत्री पद के लिए यहाँ पर देखिए जानकारी आपको देखिए समझ लीजिए। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, उसमें 173 सदस्य और 2 वर्ष के बाद यहाँ पर सेवानिवृत्ति होते हैं। प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। यदि कोई मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं तो मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं है, और पदावधि के दौरान राज्यपाल के खिलाफ कोई भी यहाँ पे आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, न ही उसके खिलाफ किसी प्रकार न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी का आदेश दिया जा सकता। राज्यपाल के प्रति सिविल कार्यवाही की दशा में भी उसे आपको 2 माह पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। तो राज्यपालों के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे हम मुख्यमंत्रियों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, राज्य की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, और इसके कार्यों और दायित्वों की दृष्टि से प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री शासन का प्रवक्ता होता है
वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राज्यपाल तक यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुंचाता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री थे। सचिवालय की बात करें तो प्रशासनिक सहयोग के परामर्श हेतु मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव के नेतृत्व में विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बनाया जाता है, उसी को हम सचिवालय कहते हैं। और सचिवालय कैसा होता है? एक नीति निर्माणकारी कार्यकाल या कार्यालय या निकाय होता है। सचिवालय देखें तो राज्य प्रशासन के प्रसाद पर्यंत पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का यहाँ पे कार्य करता है। राज्य सचिवालय के बारे में यहाँ पे देखें तो प्रशासनिक जो अध्यक्ष हैं वो मुख्य सचिव कहलाता है, और सचिवालय के प्रत्येक विभाग के सचिव को शासन सचिव यहाँ पे कहा जाता है। देखा जाए तो ये कुछ आप देख सकते हैं वो सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों की स्थिति, जिसमें जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश के 21 से 23 फरवरी अर्थात 44 घंटे के लिए बने थे। PS येदियुरप्पा 17 मई 19 मई 2018 तक 55 घंटे के लिए। देवेंद्र फडणवीस 4 दिन के लिए 23 से 26 नवंबर 2019 के लिए 80 घंटे के लिए। ओम प्रकाश चौटाला 6 दिन के लिए हरियाणा में बने थे 12-17 जुलाई 1990 को। नीतीश कुमार 3 से 10 मार्च के लिए यहाँ पे बने थे। इसके अलावा BS येदियुरप्पा 12 से 19 नवंबर 2007 को 8 दिन के लिए, और 12 दिन के लिए MC मरक मेघालय के 27 फरवरी से 10 मार्च 1998 को। मुख्यमंत्रियों के यहाँ पे देख सकते हैं आपके कार्यकाल भी यहाँ पर आपको देख लेने चाहिए, कई बार इससे भी आपको काफ़ी सारे प्रश्न आपको पूछे गए हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो स्वतंत्रता के पश्चात पहले यहाँ पर आपके CM बनते हैं, 28 दिसंबर 1954 तक कार्यकाल को संभालते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद को देखें तो 28 दिसंबर 1954 से 7 दिसंबर 1960 तक इनका कार्यकाल रहा। चंद्रभानु गुप्त को देखें तो 7 दिसंबर 1960 से 2 अक्टूबर 1963 तक। श्रीमती सुचेता कृपलानी को देखिए 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1967 तक। चंद्रभानु गुप्त को 14 मार्च 1967 से 3 अप्रैल 1967 तक। चौधरी चरण सिंह को देखें 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक का कार्यकाल। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति शासन यूपी में लगाया गया और 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगा रहा। उसके बाद फिर से यहाँ पे चंद्रभानु गुप्त यहाँ पे आपके CM बन जाते हैं 26 फरवरी 1969 से 17 फरवरी 1970 तक। चौधरी चरण सिंह फिर से आपके CM बनते हैं 17 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक, और उसके बाद एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जो 1 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक रहता है। इसके बाद त्रिभुवन नारायण सिंह 18 अक्टूबर 1970 से 4 अप्रैल 1971 तक शासन संभालते हैं, और उसके बाद कमलापति त्रिपाठी को बनाया जाता है जो 4 अप्रैल 1971 से 2 जून 1973 तक यहाँ पे CM रहते हैं। इसके बाद तीसरी बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है जो 13 जून 1973 से आपको 8 नवंबर 1973 तक रहता है। उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा यहाँ पर बनते हैं जो 8 नवंबर 1973 से 30 नवंबर 1975 तक इन्होंने शासन संभाला, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लग जाता है जो 30 नवंबर 1975 से 21 जनवरी 1976 तक रहता है। नारायण दत्त तिवारी यहाँ पर आपके फिर से CM बनते हैं जो कि 21 जनवरी 1976 से लेकर के 30 अप्रैल 1970 तक का शासन कार्य संभालते हैं, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से 5वीं बार यूपी में राष्ट्रपति शासन लगता है जो 30 अप्रैल 1970 से 23 जून 1970 तक रहता है। राम नरेश यादव एक बार फिर से अगले बार यहाँ पर आपको राष्ट्रपति शासन के बाद CM बनते हैं और 28 जून यहाँ पर 1970 तक का कार्यभार संभाल पाते हैं सिर्फ 5 दिनों के लिए। बनारसी दास फिर 19 फरवरी 1979 से देखा जाए, ओके यहाँ पे आई थिंक 79 होगा, ठीक है 79, तो 2 साल का कार्यकाल है। बनारसी दास 29 फरवरी 1979 से 19 फरवरी 1980 तक रहते हैं और राष्ट्रपति शासन 6वीं बार लगता है 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह 9 जून 1980 से 3 अगस्त 1982 तक। श्रीपति मिश्र 19 जून 1982 से 3 अगस्त 1994 तक, ये 84 होगा। नारायण दत्त तिवारी 3 अगस्त 1984 से 24 सितंबर 1985। वीर बहादुर सिंह 24 सितंबर 1985 से 25 जून 1988।
नारायण दत्त तिवारी 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1990, ठीक है, 89 होगा ये। मुलायम सिंह यादव 1989 में बनते हैं, 1991 तक संभालते हैं शासनकाल। कल्याण सिंह देखिए तो 24 जून 1991 में बनते हैं, 6 दिसंबर 1992 तक रहते हैं, और इसके बाद एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है 6 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक का यहाँ पर आपका शासनकाल रहता है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से बनते हैं 4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 तक। सुश्री मायावती बनती हैं 3 जून 1995 से 17 अक्टूबर 1995 तक। राष्ट्रपति शासन 8वीं और 9वीं बार यहाँ पे लगता है 18 अक्टूबर 1995, 17 अक्टूबर 1996 और 17 अक्टूबर 1996 से 21 मार्च 1997 तक। उसके बाद सुश्री मायावती बनती हैं 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक। इसके बाद कल्याण सिंह फिर से बन जाते हैं 21 सितंबर 1997 से फिर आपको 12 नवंबर 1999 तक। राजनाथ सिंह उसके बाद बनते हैं 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक। राजनाथ सिंह एक बार फिर से बनते हैं 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लग जाता है जो 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक रहता है। इसके बाद सुश्री मायावती बनती हैं जो 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक रहती हैं, और इसके बाद मुलायम सिंह यादव बनते हैं जो 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक यहाँ पर शासन संभालते हैं। सुश्री मायावती उसके बाद 2007 से 2012 तक शासन संभालती हैं, और अखिलेश यादव उसके बाद 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक कार्यभार को संभालते हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ 19 मार्च से 2017 से उन्होंने अपना कार्यकाल यहाँ पे प्रारंभ किया, और 2022 में देखें तो एक बार फिर से वहाँ पर वो सीएम बन गए हैं, तो दूसरी कार्यकाल यहाँ पे संभाल रहे हैं, अर्थात वर्तमान समय तक आपके सीएम जो हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। इसमें देखा जाए तो जगदम्बिका पाल जी का सबसे कम कार्यकाल रहा, 21 फरवरी 1998 से 23 फरवरी 1998 तक मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, और परंतु न्यायालय ने उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा राज्य के जो मुख्य सचिव का कार्यकाल जिसकी हम बात कर रहे थे, तो मुख्य सचिव जो स्थान राज्य में है केंद्र शासन में, वही स्थान कैबिनेट सचिव का होता है। राज्य के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का मुखिया जो होता है वो मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव और शासन सचिव जो होते हैं राज्य कैडर में आईएएस के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं। मुख्य सचिव राज्य शासन की धुरी होते हैं, और मुख्य सचिव को देखें तो मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में काम करता है। यह सरकार की नीतियों को बनाने, जरूरी सामग्री को एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने, मंत्रिपरिषद के पास भेजने का कार्य सचिवालय का होता है। राज्य की कार्यात्मक इकाइयों की बात करें तो राज्य में मंडल स्तर पर मंडलायुक्त होते हैं जो शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली और कार्य का संचालन करता है। जिला स्तर पर यह काम जिलाधिकारी होता है। तहसील स्तर पे एसडीएम यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ब्लॉक स्तर पे बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभागों का अपना एक पृथक पृथक अस्तित्व होता है। इसी तरीके से राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार की जाती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, और महाधिवक्ता विधि के विषयों पर राज्यपाल को सलाह भी देता है। इसके अलावा प्रदेश के विधानसभा अध्यक्षों की बात करें तो इनके कार्यकाल देख लीजिए। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक थे। नफीकुल हसन 1950 से 1952 तक थे। आत्माराम गोविंद खेर 20 मई 1951 से 25 मार्च 1962। मदन मोहन वर्मा 26 मार्च 1962 से 16 मार्च 1967। जगदीश शरण अग्रवाल 1969 से 1974 तक रहे, 18 मार्च। आत्माराम गोविंद खेर 17 मार्च 1969 से 18 मार्च 1974 तक रहे। इसके बाद वासुदेव सिंह को देखें तो 18 मार्च 1974 से 12 मार्च 1977 तक रहे। उसके बाद जगदीश शरण शर्मा का देखिए यहाँ पे जो कार्यकाल था ये 67 से यहाँ पे 69 तक था, ठीक है। इसके बाद बनारसी दास को देखें तो 12 जुलाई 1970 से 26 फरवरी 1979 तक था। जगन्नाथ प्रसाद कार्यकारी रहे जो 27 फरवरी 1979 से 12 फरवरी 1990 तक रहे। इसके बाद श्रीपति मिश्र बने 7 जुलाई 1980 से 18 जुलाई 1982 तक। यादवेंद्र सिंह कार्यकारी रहे जो 19 जुलाई 1982 से 24 अगस्त 1982 तक रहे। धर्म सिंह बनते हैं 25 अगस्त 1982 से 15 मार्च 1985 तक। नियाज हसन बनते हैं 15 मार्च 1985 से 8 फरवरी 1990 तक। हरिकृष्ण श्रीवास्तव को बनाया जाता है 1990 से 9 जनवरी 1990 से 30 जुलाई 1991 तक। केसरीनाथ त्रिपाठी बनते हैं 30 जुलाई 1991 से 15 दिसंबर 1993 तक। धनीराम वर्मा बनते हैं 15 दिसंबर 1993 से 20 जून 1995 तक।
बरखूराम वर्मा बनते हैं आपको 20 जून 1995 से 17 जुलाई 1995 तक। केशरीनाथ त्रिपाठी लगातार उसके बाद नियुक्त किए गए 27 मार्च 1997 से 14 मई 2002 और 14 मई 2002 से 19 मई 2004 तक। उसके बाद डॉक्टर वकार अहमद शाह कार्यकारी रहे 19 मई 2004 से 26 जुलाई 2004 तक। माता प्रसाद पांडे बनाए गए 26 जुलाई 2004 से 28 मई 2007 तक। मुखदेव राजभर बने 28 मई 2007 से 13 अप्रैल 2012 तक। माता प्रसाद पांडे एक बार फिर से बनते हैं 13 अप्रैल 2012 से 11 मार्च 2017 तक। और हृदयनाथ दीक्षित बनते हैं 30 मार्च 2017 से अब तक। इसके बाद अगले यहाँ पर देखते हैं, इन सदनों में बैठक में भाग और बोलने का अधिकार इन्हें नहीं हुए, ठीक है, सचिवों को और महाधिवक्ता को। इसके अलावा विधानमंडल की अगर हम बात करते हैं तो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। और इनका कार्य क्या होता है? विधि का निर्माण करना। विधानमंडल में राज्यपाल सर्वोपरि होता है और राज्यपाल का ही कार्य है कि सदनों का अधिवेशन को बुलाना, अभिभाषण देना, विधानसभा का विघटन करना, निम्न सदन में बजट को रखवाना और विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना। सदन को सत्र में न होने की अवस्था में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानसभा निम्न सदन होता है और विधानसभाओं को 60 से कम व 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित और 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत होता है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष के ऊपर के वयस्क मतदाता द्वारा किया जाता है और विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वह भारत की नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, दिवालिया ना हो, विकृत ना हो, कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। राज्य विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं और मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधान परिषद की बात करते हैं, यह राज्य का उच्च सदन है। इस परिषद के सदस्यों का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अब इसमें देखिए कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें 1/3 सदस्य विधानसभा, 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 1/3 सदस्य वर्ष के अध्यापक अनुभवों के द्वारा, 1/2 सदस्य स्नातकोत्तरों के द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। इसी तरीके से विधान परिषद के सदस्य होने के लिए आपको यहाँ पर भारत का नागरिक होना और 30 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक को ही सभापति और उपसभापति का चुनाव का नियुक्त करती है। विधेयक बनाने के मामले में विधान परिषद को उसे प्रथम बार में 3 महीने और द्वितीय बार में 1 महीने तक अपने पास यहाँ पे विधान परिषद रोक सकती है। इसके अलावा आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति आज दोनों सदनों की संयुक्त और पृथक समितियां हैं। न्यायपालिका की चलिए बात करते हैं, ठीक है। न्यायपालिका क्या है, इसके काम क्या है? न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, शासन का तीसरा अंग है। विधायिका कार्यपालिका के द्वारा किए गए क्षेत्राधिकारिता कार्य विधान संविधान के पूरे कार्यों को एक सिरे से खारिज कर सकती है। प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है। न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक और संविधान का सृजक प्रहरी भी कहा जाता है। उच्च न्यायालय के बारे में देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा जो अनुच्छेद 214 से लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है और इसे अनुच्छेद 231 कहा गया है। वर्तमान में भारत 25 उच्च न्यायालय हैं और केंद्र शासित प्रदेश में कुल केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यहाँ पर और अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ यहाँ पर इलाहाबाद में है और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ आपको लखनऊ में है। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 160 है, जो कि अन्य किसी उच्च न्यायालय से अधिक है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के नियंत्रण में जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आते हैं। समस्त नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय की यहाँ पे स्थापना की गई। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है जिसके अभिलेखों को संक्षिप्त महत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर यहाँ पर 62 वर्ष तक बने रह सकते हैं। साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना, कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो,
संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण आदि की रिटें जारी कर सकता है। बात करते हैं जिला न्यायालय की, तो उत्तर प्रदेश में 75 न्यायिक जिले विभाजित किए गए हैं। प्रत्येक जिले का नियंत्रण यहाँ पे जिला न्यायाधीश करता है। जिला जज के अलावा एक अतिरिक्त जिला स्तर पर जिला सेशन जज होता है और जिला जज एक अतिरिक्त जिला सेशन जज की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। अधीनस्थ न्यायिक सेवा को उत्तर प्रदेश सिविल सेवा न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में यहाँ पे विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपदों में जिला सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश, लघुवाद न्यायाधीश, सिविल जज, सिविल सीनियर डिवीजन, सिविल जज, जूनियर डिवीजन के न्यायालय यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। साथ ही राजस्व परिषद संबंधी विवादों के निपटारे के लिए यहाँ पे राजस्व परिषद होती है। इसके लिए यहाँ पे आयुक्त, कलेक्टर और सहायक कलेक्टर यहाँ पर होते हैं जो कि कार्यभार को संभालते हैं। यूपी के कुछ प्रमुख केंद्रीय कारागारों को भी चलिए देख लेते हैं। जैसे केंद्रीय कारागार कहाँ पे है, 1844 में स्थापित किया गया लखनऊ में। एक केंद्रीय कारागार बरेली में है जो 1848 में स्थापित किया गया। एक और केंद्रीय कारागार लखनऊ में है जो 1867 में स्थापित किया गया। चौथा केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में है, 1868 में से स्थापित किया गया। पांचवा केंद्रीय कारागार नैनी में 1869 में, और केंद्रीय कारागार आपका छठा जो है वो वाराणसी में 1870 में स्थापित किया गया है। भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय कारागार लखनऊ को 1949 में आदर्श कारागार के रूप में परिवर्तित किया गया। लखनऊ में ही संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। यह कारागार प्रशिक्षण क्षेत्र में भारत का अग्रणी संस्थान है। पारिवारिक न्यायालय की बात करें तो ये पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत देश के समस्त मंडल के मुख्यालयों में एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई है, परंतु वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ और कानपुर नगर में दो दो पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए। वहीं लोक अदालतों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के माध्यम से इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। वर्तमान समय में प्रदेश के समस्त जनपद में 3-3 अस्थायी लोक अदालतों का गठन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त मंडलीय मुख्यालयों में एक पारिवारिक न्यायालय है। वादों की अधिकता के लिए कानपुर और लखनऊ में दो दो पारिवारिक न्यायालय हैं। पारिवारिक न्यायालयों की बात करें तो इसमें विवाह संबंधी, पति पत्नी से संबंधित, बच्चों की संरक्षता से संबंधित विषयों का निपटारा किया जाता है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए लोक अदालतों के गठन की ये बात की गई है जो अभी हमने पढ़ा। जैसे राज्य में 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राज्य विधिक सेवा का गठन किया गया। जिला विधिक सेवा और तहसील विधिक सेवा का स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण को स्थापित किया गया है। इन प्राधिकरणों का कार्य अदालतों के माध्यम से विवादों का निपटारा करना है। निःशुल्क विधिक सेवा समाज के कमजोर वर्गों को इन प्राधिकरणों के द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें देखें तो किस तरीके के मामले देखे जाते हैं तो दीवानी, फौजदारी, राजस्व, चकबंदी, भरण पोषण, विवाह, तलाक के मामलों का निपटारा यहाँ पे लोक अदालतों के माध्यम से किया जाता है। अब बात करते हैं शासन के तीसरे स्तर की, तीसरे चरण की, जो पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से शासित किया जाता है स्थानीय स्तर को। तो क्या विशेष है इसके बारे में? पंचायती राज प्रणाली में देखिए स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में स्वीकृत किया गया और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। 1955-95 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायती अदालतों का नाम न्याय पंचायत कर दिया गया और 1961-62 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित कर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद प्रणाली लागू की गई। ऐसा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया। 1992 में अगर हम देखें तो केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में एकरूपता लाने, समय पर चुनाव सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन करके अध्याय 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 243A हो या 243 और से लेकर 243O तक इनसे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में लागू हुआ।
जिससे संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य में तीनों स्तर की पंचायतों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ पंचायतों के यहाँ पर अगर देखा जाए तो संगठन में SC, ST, OBC, महिला आरक्षण, निश्चित कार्यकाल, निर्वाचित वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के कार्य, शक्तियों, उत्तरदायित्व के संबंध में व्यापक व्यवस्था भी की गई। इसके अलावा देखें तो उत्तर पंचायती राज में सुधार के हेतु यहाँ पे गठित कौन कौन सी समितियाँ रही हैं, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई, अशोक मेहता समिति 1970 में गठित की गई, PVK राय समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, 64वां संशोधन 1989 में और 73वां संशोधन 1993 में करके पंचायती राज व्यवस्था में लगातार सुधार किए गए। जिला पंचायत की यदि बात करें तो यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है जो सबसे शीर्ष पर है। इसमें जिला पंचायत कहते हैं। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जबकि जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव वयस्क जनता के द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत सचिव जिले का प्रमुख मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है और जिला पंचायत सदस्यों में से 6 प्रकार की यहाँ पे समितियाँ आपको बनाई जाती हैं। इसमें प्रशासनिक समिति, नियोजन विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति आती है। क्षेत्र पंचायत की बात करें तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था में दूसरे स्तर पर क्षेत्र पंचायत आता है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख, एक उप प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच एक कड़ी के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। इस पंचायत का सचिव जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है और इसमें भी 6 समितियां हैं जो जिला पंचायत में बनाई जाती हैं। ग्राम पंचायतों की बात करें तो सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतें होती हैं। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष से अधिक के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य प्रधान चुने हेतु न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पे 21 वर्ष होगी। इस पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है और यहाँ भी उपरोक्त 6 समितियाँ आपको बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए नगर निकाय प्रणाली के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और उसको नगर निकाय प्रणाली को समझने से पहले थोड़ा सा हम ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया को पहले देख लें। देखिए किसी ग्राम प्रधान को अगर आपको हटाना है तो ग्राम पंचायत की एक विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी और जिसकी 15 दिन पूर्व यहाँ पर आपको सूचना देना अनिवार्य है। इस विशेष बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का होना यहाँ पर होना ज़रूरी है, तभी आप उसे हटा सकते हैं। ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई बैठक की गणपूर्ति का होना भी आवश्यक है, जो ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से कम नहीं होनी चाहिए। और यदि विशेष बैठक में गणपूर्ति उपेक्षित बहुमत नहीं होने के कारण बहुमत हटाने हैं तो उसे 1 वर्ष के भीतर यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। कहने का मतलब यदि कोई विशेष बैठक बुलाई गई है, उसकी गणपूर्ति पूरी नहीं हुई तो वहाँ पर अब उसके खिलाफ यदि आपको उसे हटाना है तो आप अगले 1 वर्ष तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं नगर निकाय प्रणाली की। देखिए नगर स्वायत्त शासन के तहत इनकी शुरुआत हुई थी 1916 में और इसके बाद चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बाकी पहले ग्राम पंचायतों के बारे में काफ़ी सारी अभी जानकारी है तो उनको पहले देख लेते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं? तो कृषि एवं ग्राम विकास से संबंधित सभी ग्राम स्तरीय कार्य, सभी प्रकार की पेंशन, वृद्धावस्था, किसान पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सभी लाभार्थियों को चुनने और पेंशन देने का कार्य, सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों को अस्वीकृत करने उन्हें बांटने का कार्य, प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल के भवन का रखरखाव, सरकारी नलकूपों का संचालन, हैंडपंपों की मरम्मत व रखरखाव, अखाड़ा व्यायामशाला आदि पर नियंत्रण। बाकी ग्राम पंचायतों के बारे में जो अभी प्रक्रिया हमने पढ़ी उसी के बारे में। चुनाव कौन करता है? तो प्रधान ग्राम सभा की वयस्क जनता द्वारा, उप प्रधान ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। सदस्य कौन है? सभी ग्राम सभा के होते हैं। क्षेत्र पंचायत जो सचिव होगा वो वीडियो होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्षेत्र पंचायत में देखें तो यहाँ पर चुनाव कौन कराता है? ग्राम प्रधान सदस्यों द्वारा चुने जाता है, उप प्रधान सदस्यों द्वारा भी चुने जाता है अपने में से, और सदस्य कौन होते हैं? वो भी ग्राम सभा का होता है। वीडियो यहाँ पर आपका सचिव के रूप में काम करता है। जिले के स्तर पर देखें तो यही काम चुनाव कौन करता है? तो यहाँ पे ग्राम प्रधान सदस्यों द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ग्राम प्रधान का सदस्यों के द्वारा, उप प्रधान का सदस्यों के द्वारा और सदस्य जो होते हैं वो ग्राम सभा के द्वारा। जिला पंचायत था CDO यहाँ पर आपको देखा जाए तो सचिव का काम करता है।
चलिए अब बात करते हैं नगर निकायों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे नगर निगम होते हैं, किसे कहा जाता है, गठन के मानक 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र नगर निगम होंगे। निकाय का स्वरूप में एक मेयर, एक उपमेयर, 3 प्रकार के सभासद होंगे। नगर पालिका देखें तो 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाला क्षेत्र जिसमें 75% से जनसंख्या जो है गैर कृषि में लगी हो, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 आपके सदस्य होंगे। नगर पंचायत 15,000 से 1 लाख की आबादी वाला, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 प्रकार के सदस्य इसमें भी होंगे। नगर पंचायत में देखें तो अध्यक्ष प्रत्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित, उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित और सदस्य 10 में से कम से कम, यहाँ 24 में से 10 जो होते हैं से 10 से कम और 24 से ज़्यादा आपको नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त नगरों के राज्य विधानमंडल के द्वारा संयुक्त प्रांत टाउनशिप एरिया अधिनियम 1916 के द्वारा इसे पारित किया गया। इन दोनों अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के सभी नगरों में तथा समिति, नगर निगम, नगर पालिका परिषदें, नगर क्षेत्र समितियां, अधिसूचित क्षेत्र समितियां आदि स्थापित की गईं। संवैधानिकता के अभाव, कमजोर वित्तीय स्थिति के कारणों से ये निकाय सुनिश्चित ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे थे। अतः 1993 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 74वां संशोधन करके एक नया अध्याय 9A जोड़ा गया। संविधान में देखा जाए 243P से 243ZG इनके लिए विशेष व्यवस्था की मांग की गई। 74वें संविधान संशोधन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम लेकर आया गया और 1994 से एक नया कानून बनाया गया। इस अधिनियम में राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में 3 भागों में विभाजित किया गया, लेकिन वर्तमान में ये 4 प्रकार के हैं। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। अब देखिए यहाँ पे 10 लाख से अधिक महानगरीय क्षेत्र नगर निगम की स्थापना, 5 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाला बृहत्तर नगरीय क्षेत्र नगर निगम की स्थापना, 1 लाख से अधिक 5 लाख से कम जनसंख्या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र नगर पालिका परिषद की व्यवस्था, 15,000 से 1 लाख से एक जनसंख्या वाली आपको क्षेत्र संक्रमणशील क्षेत्र जिसे नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है। इसके बाद नगर निगम में देखें तो नगर निगमों की रचना, एक प्रमुख, मेयर, एक उपमेयर, 3 सभासद। नगर की प्रमुख जो वयस्क जनता है वह प्रत्यक्ष रूप से उसे चुना जाता है नगर प्रमुख को। इसकी सहायता के लिए एक उप नगर प्रमुख होता है, 1 वर्ष के लिए सभासदों द्वारा चुना जाता है। नगर प्रमुख यहाँ पे 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। पद ग्रहण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है और ये 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह पास नहीं होता है तो उस तिथि से पुनः 2 वर्ष तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। भारत में सर्वप्रथम मद्रास नगर निगम 1987 में यहाँ पे स्थापित हुआ। सभासद में 3 प्रकार से निर्वाचित मनोनीत पदेन सभासद होते हैं। निर्वाचित प्रत्येक वर्ष में एक एक चुने जाते हैं जिनके लिए यह आवश्यक है कि उनका निर्वाचक सूची में नाम हो, आयु 21 वर्ष से कम ना हो, विधानमंडल का सदस्य होने की योग्यता रखते हों। इसके अलावा नगर पालिका परिषद की बात करें तो नगर पालिका परिषद की रचना एक अध्यक्ष, प्रत्यक्ष निर्वाचित उपाध्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्वाचित व 3 प्रकार के सदस्यों से होती है। परिषद निर्वाचित सदस्यों की संख्या सीमा 25 से 55 है और मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 से 5 होती है। इनमें वार्ड के बजाय कक्ष इन्हें कहा जाता है। परिषद में समितियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए और इन सभी मामलों में नगर निगम की स्थिति भी ऐसी ही होती है। नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पर आपको नगर पंचायत एक अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित, एक उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित, 3 प्रकार के सदस्य, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम होनी चाहिए और 10 यहाँ पे अधिक नहीं हो सकती है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 से 3 हो सकती है और शेष मामलों में लगभग निगमों जैसी यहाँ पे कार्य करती है। बात करते हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में। या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I से 243Y के अनुसार राज्य वित्त आयोग के गठन का 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। पंचायतों को धनराशि का संक्रमण राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में ईस्वी में गठन किया गया और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग दिसंबर 2011 में और 5वें वित्त आयोग को आनंद मिश्र 10 अक्टूबर 1915 से अब तक यहाँ पर गठित किया जा चुका है। नगर निकायों के कुल अगर हम बात करें विभाज्य पुल का 60% अगर देखा जाए तो विभाज्य पुल का 60% पंचायती राज संस्थाओं को 40% दिया जाता है।
पंचायती राज संस्थाओं के अंश में 70% ग्राम पंचायत, 20% जिला पंचायत, 10% यहाँ पे क्षेत्र पंचायत को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के हम लोकायुक्तों के बारे में देख लीजिए। न्यायमूर्ति विशंभर दयाल पहले यहाँ पर बने 14/9/1997 से 13/9/1982 तक। उसके बाद पद रिक्त रहा 1982 से 83 तक। इसके बाद न्यायाधीश FM हुसैन बने 1983 से 1989 तक। फिर से पद रिक्त रहा 1989 से तक आपको 11 से 27 तक। न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल बने 1989 से 1995 तक। उसके बाद बनाए गए आपके न्यायमूर्ति राजेश्वर सिंह को बनाया जाता है, ठीक है, जो आपको बने रहे 1995 से 2000 तक। फिर पद रिक्त रहा कुछ समय तक, 2 महीने तक। न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र बनते हैं 2000-2006 तक। न्यायमूर्ति NK मल्होत्रा 2006 से 2014 तक। उसके बाद न्यायमूर्ति संजय सिंह 31/1/2016 से अब तक। उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं कि लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है और 2012 में इसमें संशोधित करते हुए 8 वर्ष कर दिया गया। सॉरी, यहाँ पे आई थिंक 5 वर्ष होगा, ठीक है, ये आपका 5 वर्ष। चलिए लोकायुक्त के बारे में बात करते हैं। तो लोकायुक्त देखिए उत्तर प्रदेश में 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंभर दयाल को नियुक्त किया गया। लोकायुक्त सहायता के लिए उप लोकायुक्त नियुक्त किए जाते हैं और लोकायुक्त की सहायता के लोकायुक्त उप लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे संशोधित करते हुए 8 वर्ष कर दिया गया। इस पद के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति लोकायुक्त संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उच्चतम स्तर से लेकर निम्न स्तर तक के अधिकारों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, कदाचार संबंधी शिकायतों, अभिकथनों, अन्वेषण, राज्य सरकार को इस संबंध में अपनी संस्तुति को भेजना। इस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण कारागार अंग विशेष पुलिस स्थापना है। यह संगठन कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। देखा जाए तो राज्य के क्षेत्र के न्यायालयों, कैग, विधानमंडल, UPPSC, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय कारागार विभागों, ग्राम सभाओं, राज्यपाल को छोड़कर से सभी के विरुद्ध जांच करने का अधिकार लोकायुक्त को दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं संबंधित मामलों का संख्या सामान्य न्यायालयों में निरंतर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, जिससे कर्मचारियों, अधिकारियों, निगमों और कंपनियों के धन और समय का यहाँ पे उपव्यय होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए 1976 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसने यहाँ पे कर्मचारियों के शीघ्र और सस्ता न्याय यहाँ पर मिल सके। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य के मानवाधिकार के संरक्षण हेतु मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया। वहीं राज्य सूचना आयोग सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को किया गया। राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त मोहम्मद असगर थे, जो 22 मार्च 2006 को पदासीन हुए। मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी यहाँ पे पहले पूर्ण हो जाए वो यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से संबंध यहाँ पे सभी घटनाक्रमों को हमने अच्छे से पढ़ लिया। आयोगों के बारे में, संवैधानिक स्थितियाँ, प्रावधान, नियुक्तियाँ, स्थितियाँ, कार्यकाल। आज के लिए यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में कुछ और टॉपिक को लेकर यूपी के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को यहाँ पर स्टडी कर लिया है। बजट संदर्भ और करंट अफेयर्स के नेक्स्ट टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।